उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है और इस वक्त रुझानों के जरिए आपको बता दें कि अपडेट क्या मिल रहा है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करें तो गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे चल रही है। यहां बीजेपी के लिए कोई बड़ी मुश्किल नजर नहीं आ रही है, लेकिन फूलपुर सीट में विपक्ष के लिए अच्छी खबर अब तक रुझानों में तो नजर आ रही है। फूलपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आरजेडी उम्मीदवार सरफराज आलम अररिया में पीछे हो गए हैं। भभुआ की अगर बात करें बिहार में तो वहां पर बीजेपी आगे चल रही है और जहानाबाद में आरजेडी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में उपचुनाव में जो हुए उनके लिए वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद अररिया में बीजेपी आगे चल रही है और सरफराज आलम पीछे हो गए। गोरखपुर से दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, गोरखपुर की जहां तक बात है रुझानों में तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खास मुश्किल नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुकाबला जो दिलचस्प हो गया है वो फूलपुर का है। देखिए, गोरखपुर में भी मुश्किलें इतनी भी कम नहीं है। बीजेपी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और गोरखपुर शहर और ग्रामीण में बीजेपी आगे चल रही है। तो जो अगर बात करें बहुमत की तो अभी सिर्फ यहाँ पर 3 राउंड की स्थिति साफ हो पाई है, लेकिन 3 राउंड में बीजेपी शहर और ग्रामीण से मात्र 3000 वोटों से आगे है। जो बीजेपी दावा कर रही थी कि पहले राउंड से ही बढ़त बनाएगी और लगातार 1 लाख से 2 लाख जो वोटों का जो डिफरेंस होगा वो स्थिति अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ ने कुल 22 जनसभाएं की यहाँ पे, जिसमें तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन भी किए, लोगों के बीच में भी गए। उसका असर फिलहाल कहीं कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एक कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी के द्वारा वो सारे कयास आज धूमिल हो रहे हैं और अभी तक 2 राउंड की जितनी भी काउंटिंग हुई है उसमें बीजेपी मात्र 2000 देखा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है और ये भी देखना होगा कि शहरी इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है ग्रामीण इलाकों में। बिल्कुल सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि गोरखपुर के शहरी इलाके में खासतौर पे गोरखपुर सदर की बात करें, सदर विधानसभा की, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे पिपराइच की बात करें, सहजनवा की बात करें या फिर कैंपियरगंज की बात करें, इन 3 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई और इन 3 विधानसभाओं में अभी समाजवादी पार्टी आगे है। तो निश्चित रूप से इसका असर अभी जो आने वाले, हालांकि अभी कम से कम 30 राउंड में यहाँ पे टोटल जिलाधिकारी ने जैसा बताया कि अभी काउंटिंग होनी है, तो अभी तो मात्र 3 राउंड की स्थिति साफ हो गई। आने वाले समय में परिस्थितियां बदल भी सकती है, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। जी, पटना से रजनीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए वहां की स्थिति अभी क्या बता रही है? देखिए, अचानक अभी जो है वो एनडीए के लिए अच्छी खबर है कि अररिया लोकसभा सीट पर अभी अचानक एनडीए के जो प्रत्याशी है प्रदीप सिंह, वो अभी 2300 वोट से आगे चल रहे हैं। अररिया और भभुआ में एनडीए आगे चल रही है और प्रथम राउंड के बाद जहानाबाद में आरजेडी अभी भी आगे है 1400 वोट से। तो ये एक अच्छी खबर एनडीए के लिए कि अचानक जो तस्वीर है वो बदल गई है। अररिया में जो शुरुआती दौर में जहां आरजेडी आगे थी, वहां अचानक अब जो ईवीएम्स खुले हैं उसमें 2400 के आसपास के वोट से बीजेपी आगे चली गई है। तो अररिया लोकसभा सीट और भभुआ विधानसभा सीट पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। वहीं जहानाबाद सीट पर अभी भी आरजेडी आगे है। तो 2-1 का अभी भी ये रेस है, जहां पर 2 सीट पर एनडीए आगे और 1 सीट पर आरजेडी आगे। अभी और भी राउंड की मतगणना होने हैं, लेकिन शुरुआती रुझान जो है ये लगातार बदल रहे हैं और ये दिलों के धड़कन नेताओं के बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि कभी आरजेडी आगे कभी एनडीए आगे, सभी की साख दांव पर लगी हुई है और सभी को ये देखना है कि कौन किससे कितना आगे निकल पाता है। हर राउंड में बदलती हुई तस्वीर, हर राउंड में बदलते हुए परिणाम। और सुबह रजनीश, एक बात मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा, बिहार में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वो तीनों ही सीटें जो कैंडिडेट जीते थे उनके निधन के कारण ही खाली हुई, और जो सीटें खाली हुई वहां पर या तो उनके बेटों को टिकट मिला या फिर पत्नी को टिकट मिला। क्या सिंपैथी फैक्टर भी काम कर रहा है यहां पर? बिल्कुल, देखिए, सिंपैथी फैक्टर के कारण ही परिवार के लोगों को टिकट दिया गया, क्योंकि कोशिश ये रही कि अगर चुनाव में जीत में एक बड़ी भागीदारी हमेशा उस बात की होती है, इमोशनल क्वोशेंट जो है वोटर का वो हमेशा हाई होता है और वो इमोशनली कैंडिडेट से कनेक्ट हो जाता है। तो कैंडिडेट जो भी वहाँ रहे, उनके निधन के बाद उनके परिवार के लोगों को टिकट देकर एक तरह से जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। लेकिन बिहार में पिछले 7 महीने में जो सामाजिक समीकरण यानी राजनीतिक समीकरण बदला है, उससे पूरी तरह से जो सामाजिक समीकरण था यानी वोट बैंक की जो राजनीति यहाँ पर बिहार में जातिगत आधार पर और धर्म के आधार पर होती है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। और इस बार इसी का शक्ति परीक्षण है कि इस बिहार विधानसभा में जो लोग पहुंचने वाले हैं वो किस आधार पर वोट पाके पहुंचेंगे। क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जो डबल इंजन का फॉर्मूला दे रहे थे वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, या लालू यादव के जेल में रहते हुए भी तेजस्वी यादव की कैप्टनसी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है? यूथ को बार बार अपनी ओर खींचने की कोशिश की, जो जनसभाएं हुई उसमें तेजस्वी की जनसभाओं में भीड़ भी जुटी, लेकिन भीड़ कभी वोट का पैमाना नहीं होता है। देखिए, बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे यहाँ पर भी भीड़। ठीक है रजनीश, हम आपके पास लौटेंगे। अभिलाष जी भी हमारे साथ है। अभिलाष जी,
आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपको बता दें, बिहार के जो अभी अपडेट सामने आ रहे हैं, 3 सीटें जहां पर उपचुनाव हुआ, तीनों ही सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि अररिया की लोकसभा सीट, जहानाबाद और भभुआ की विधानसभा सीट, इन तीनों सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अभिलाष जी, रुझानों में ही सही, लेकिन नीतीश कुमार का यह फैसला कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनी चुनाव में आरजेडी, उसे छोड़कर बीजेपी के साथ जाना चाहिए, रुझानों में अब तक कम से कम यह फैसला उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू का जिस तरीके से गठबंधन हुआ था और उन्होंने जो एनडीए में बाहर से आने की जो बात करी थी, उसके रिजल्ट्स यहाँ दिख रहे हैं। और लालू और तेजस्वी, इनकी जो वहाँ पर जो प्रभाव था वो कम दिख रहा है। मुझे लगता है वहाँ के बिहार के जो गणित है वो निश्चित रूप से बदले हुए हैं और लोगों को लग रहा है कि मोदी जी के साथ में यदि बिहार का विकास हो सकता है तो नीतीश कुमार उनके साथ में आने के चलते ये बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। और इस चुनाव में शायद वो दिखता है, क्योंकि उसके बाद ये पहले चुनाव ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ पर ये सारे गणित बदलने के बाद में, और लालू चूँकि जेल में हैं तो इसका भी फ़र्क निश्चित रूप से पड़ेगा कि लालू का अपना एक ब्रांड था, लालू की अपनी एक कैनवासिंग की और अपनी राजनीति के एक तौर तरीका था। आज वो सारे चित्र से सब दूर हैं और उनके बेटे के ऊपर उनके ऊपर जवाबदारी आई है कि वो नीतीश कुमार जैसे एक बहुत बड़े लीडर से टकराकर अपनी पार्टी को जीत दिलवाने के लिए काम करे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बिहार की तीनों स्थितियों में, तीनों सीट्स पर फूलपुर के रुझान क्या संकेत आपको दे रहे हैं? क्योंकि लोकसभा में तो 52% वोट जो थे वो केशव प्रसाद मौर्य को मिले थे। अभी जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है यदि वहाँ पर समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल ले, क्योंकि गोरखपुर में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है, लेकिन फूलपुर में दिक्कत ये हो सकती है। तो अभी के जो आप मानते हैं कि एक छोटा सा ही सही, लेकिन जो एक पॉजिटिव मैसेज विपक्ष को चाहिए वो फूलपुर अगर आ गया तो वो मिल जाएगा, उससे निश्चित रूप से एक संजीवनी मिलेगी। भारतीय जनता समाजवादी पार्टी और भारतीय जो बीएसपी है, इन दोनों ने जो गठबंधन किया है उसके चलते यदि उनको एक सीट भी मिलती है 2 सीट्स में से, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ी बहुत उथल पुथल तो हो सकती है, यदि बहुत ज़्यादा नहीं भी हो तो। आलोक जी, मजबूत विपक्ष की जरूरत तो हमेशा होती है और सोनिया गांधी ने जो डिनर पर सभी पार्टियों को एक साथ एकजुट करने की कोशिश की है, अगर फूलपुर में हम वही बात करते हैं कि छोटा सा भी पॉजिटिव मैसेज मिल जाता है तो वो संजीवनी का काम कर जाएगा। आलोक जी, मुकेश नायक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, जिस तरह से फूलपुर में रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं संकेत इस तरह का मिल रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां साथ आ जाएं और एक साथ मिलकर कोशिश करें तो शायद कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ रुझान है। नहीं, शायद नहीं, पूरे देश में वातावरण में बहुत ज़्यादा फर्क है। बीजेपी के 3 साल के शासन के बाद लोगों के मन में निराशा है। नोटबंदी, जीएसटी के बाद व्यापार पूरा ज़ीरो हो गया है। बड़ी बड़ी ये लोग बातें कर रहे हैं, निरंतर इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी बड़ी बड़ी बातें करने के साथ साथ जीवन में कोई बदलाव देश में दिखाई नहीं देता। लोगों के रहन सहन में, लोगों के कपड़े पहनने में, भोजन करने में, यातायात में। अगर ये कहते हैं देश आगे जा रहा है तो उस पर प्रभाव दिखाई देना चाहिए, कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। नौजवान निराश है। तो देखिए, गप्पे मारने से, केवल भाषण देने से और इवेंट मैनेज करने से नहीं देश की जनता का भला होगा। इन्हें धरातल पर ठोस काम करना होगा। और यही कारण है कि राजस्थान की 16 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ। एक लोकसभा क्षेत्र में 8 सीटें होती हैं और एक इंडिपेंडेंट सीट। 16 सीटों पर चुनाव हुआ, 16 की 16 सीटें बीजेपी हार गई। मध्य प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, 3 की 3 सीटें बीजेपी हार गई। तो देश की जनता में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, सोच में, समझ में, और जनता निराश है बीजेपी से। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। सर, आप समझते हैं कि थोड़ा और ज्यादा समय जनता को दिया होता, कार्यकर्ताओं को दिया होता कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आ रहे हैं? ऊपर के स्तर पर तो ये बात हो गई कि हाँ नेता साथ में, लेकिन कार्यकर्ताओं के स्तर तक, लोगों के स्तर तक पहुंचाने में अभी भी समय लगा। थोड़ा और वक्त देना चाहिए था लोगों तक ये मैसेज पहुंचने का, शायद और अच्छा परिणाम आपके हाथ आता। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और बहुजन समाजवादी कार्यकर्ता सारे लोग चाहते थे कि विपक्ष एक हो। सामुदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में एकता जरूरी है।
आपने कहा पिछले बार जब सपा बसपा चुनाव लड़ी थी तो बड़ा परिणाम आया था, 93 की बात कर रहा हूँ। और आज जिस तरह परिस्थितियां हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को 1 साल का कार्यकाल जो यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का है, उसमें अराजकता बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और जनता के सारे काम रुक गए, विकास काम रुक गए हैं। जिस तरह से अखिलेश सरकार ने 5 साल में काम करके दिखाया, विकास काम दिखाया, अपराधियों को जेल में डालने का काम किया, यही अतीक अहमद जो सरकारी कैंडिडेट बना दिया है इन्होंने, और उसको जेल भेजने का काम किया और तमाम लोगों को जेल भेजने का काम किया। तो जो अच्छा काम किया अखिलेश जी ने, उनकी जो ईमानदारी, शानदार जानदार ईमानदार साबित हुए हैं, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं और योगी के लोग खिलाफ बोलते हैं। खाली एक भगवा चेहरा है, हिंदू कट्टरपंथी चेहरा से काम चलने वाला नहीं है। जो विकास के मुद्दे हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। अरे अगर कोई मामला जांच कराओ करो करते हैं। मैं समझता हूं आप देख लिए, जहां तक इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद पश्चिम में सिद्धार्थ सिंह वहां से मंत्री हैं और मात्र 21% वोट पड़ा हुआ है। फूलपुर में स्वयं उसी क्षेत्र में था। मैं समझता हूं फूलपुर में समाजवादी पार्टी जीतेगी और गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता ने आकलन किया है कि 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जुमलेबाजी करके, झूठेवादी करके किसानों को धोखा दिया, बेरोजगारों की समस्या समाधान नहीं किया, मजदूरों को धोखा दिया और नौजवानों को धोखा दिया। सिर्फ धोखे की राजनीति करते हैं, जात-पात धर्म की राजनीति करते हैं। कभी वो चित्रकूट की बात करते हैं, कभी अयोध्या की बात करते हैं, कभी यूपी और बिहार में इस वक्त उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और ऐसे में हर पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है। क्या कह रहे हैं नेता, आपको सुनवाते हैं। बढ़िया फैसला आएगा और हमारे पक्ष में फैसला आएगा। अब थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए, वो तो सामने ही हो जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, नतीजे कुछ मालूम नहीं पड़े अभी, और जहां तक है हम लोग अच्छा लड़ेंगे चुनाव जीतने की उसमें है हम। मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सीलिंग के तहत राहुल गांधी ने कल ये कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है एक तरह से कंक्लूड कर रही है। देखो भैया, ये तो सभी लोग जानते हैं, कांग्रेस केजरी मेट फॉर ईच अदर, तो इसलिए जो है वो कहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं वो। सर आज उत्तर प्रदेश और बिहार के आने दीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से फूलपुर में रुझान सामने आ रहे हैं, चिंता का सबब बन सकते हैं? लक्ष्मीकांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी कोई चिंता का प्रश्न नहीं है। जी जी जी, ये लोकसभा का चुनाव है और 3000-4000 वोट से आगे और पीछे कोई इसका विषय नहीं है अभी भी, ना ये परिणाम का सिंबल है अभी। लेकिन आप मानते हैं कि वोट परसेंटेज कम रहा, लोगों की दिलचस्पी थोड़ी सी कम हो गई, ताकत आपने पूरी लगाई, लेकिन विपक्ष थोड़ा सा एकजुट हो गया है, चिंता का कारण तो बन गया, भले ही नतीजे ना आए हो, रुझानों में ही सही। विपक्ष अगर साथ आता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। निश्चित तौर पर ताकत पूरी लगाना हर राजनीतिक दल का काम होता, हमने भी वही किया है और जनता को हमने अपनी बात पहुंचाई है। अब जनता ने जो वोट डाला उसमें से भी भाजपा विजयी होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, चुनाव को हल्के में किसी भी पार्टी ने नहीं लिया है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर विपक्ष हो। योगी आदित्यनाथ ने जमकर जनसभाएं की हैं, लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है। विपक्ष ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि वोट बंटने ना पाए और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सके, इसीलिए यह चुनाव इतना दिलचस्प बना हुआ है। उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अभिलाष जी, ये कहना कि अगर हार गए तो किसी व्यक्ति विशेष से इसे जोड़ना नहीं चाहिए, सरकार के काम का जनमत संग्रह नहीं समझना चाहिए, ये कहना और जनता के बीच में इसका मैसेज जाना, ये दो बहुत अलग अलग बातें होती हैं। निश्चित रूप से होती है, पर ये जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी के भी लीडर्स इस प्रकार की सावधानियां बरतते रहते हैं कि यदि कोई नतीजा इनके अनुरूप नहीं निकला तो पहले से ही उसको ये बोल के रखते हैं कि ये हमारे लीडर, यदि योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करें, यदि एक सीट वहाँ से यदि खिसक जाती है और समाजवादी पार्टी के पास जाती है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन यदि वो जीतते हैं गोरखपुर से तो निश्चित रूप से सारा क्रेडिट उनको दिया जाएगा। ये राजनेताओं की भाषा रहती है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, कांग्रेस भी जब गुजरात में हार गई थी, अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद हारी थी, तो उस समय ये सावधानियां बरती गई थी कि ये राहुल गांधी के ऊपर इसका कोई बहुत ज्यादा। अब्दुल जी समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। फूलपुर के रुझान को देखकर अब्दुल जी, अभी तो कम से कम लग रहा है कि रुझानों में आप आगे चल रहे हैं, लेकिन जो बढ़त है वो बहुत कम है, 150 की बढ़त है अभी।
देखिए विशाल जी, अभी शुरुआती राउंड की काउंटिंग चल रही है और फूलपुर में जिस तरह से हमें बढ़त मिल रही है उससे सीधा एक मैसेज जा रहा है कि जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है वो एक खोखला नारा है और वो एक जुमले की तरह है। जनता ने वो नारा खरीदा नहीं है कहीं ना कहीं और उस नारे से जो है हटकर जो है वोट देने की कोशिश की है। अगर आप गोरखपुर में भी देखें तो आप देखेंगे कि जो शहर विधानसभा है वहाँ पर 37% पोलिंग हुई है और फूलपुर में भी जो शहर विधानसभा है वहाँ पर 21% पोलिंग हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ट्रिपल इंजन की सरकार है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है उसको लेकर जो है मतदाताओं में कहीं ना कहीं निराशा है और कहीं ना कहीं उदासीनता है। एकजुट हुआ है तो आश्वस्त भी नजर आ रहा है कि वो जीतेंगे और एक भी छोटा सा सकारात्मक मैसेज अगर यहां से मिलता है तो वो बड़ी संजीवनी का काम कर सकता है। हम बार बार इसी चीज को कह रहे हैं और इसीलिए ये नतीजे इतने दिलचस्प हो रहे हैं। हम फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।